आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक वेरी इंपॉर्टेंट वाली स्ट्रेटेजी जिसका नाम है बैक स्प्रेड। बैक स्प्रेड को हम लोग पूरा एजुकेशनल फॉर्मेट में समझने की कोशिश करेंगे, कंसेप्चुअल एग्जांपल से समझने की कोशिश करेंगे कि बैक स्प्रेड होता क्या है। तो सबसे पहले तो बेसिक एक डेफिनेशन समझने की कोशिश करते हैं। अ बैक स्प्रेड इज एन ऑप्शन स्ट्रेटेजी वेयर यू सेल फ्यूअर ऑप्शन नियर द सेंटर एंड यू बाय मोर ऑप्शन अवे फ्रॉम द सेंटर। सेंटर का मतलब यहां पर एट द मनी से है, राइट। तो जो एट द मनी है वो सेंटर है, वहां पर या उसके आसपास आप क्या करने वाले हैं, कुछ ऑप्शंस को सेल करेंगे और उससे दूर जाकर कहीं ओटीएम में आप क्या करेंगे, कुछ ऑप्शंस को बाय करेंगे। अगर आप इस तरह का कोई एक स्ट्रक्चर बना रहे हैं तो हम कहते हैं कि आपने क्या बनाया है, एक बैक स्प्रेड बनाया है। ठीक है, यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं। जब आप ये स्ट्रक्चर बनाओगे तो इस स्ट्रक्चर को बनाने के बाद आपका जो रिस्क होगा वो कैसा होगा, एक लिमिटेड रिस्क होगा एक साइड में। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। फिर से, जब आप एट द मनी पर आपने कुछ सेलिंग की और बाकी दूसरी जगह पर बाइंग की, दूर जाकर कुछ ऑप्शंस बाय किए, तो आपका ये जो स्ट्रक्चर बनेगा ये ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा जिसमें रिस्क सिर्फ एक ही साइड में होगा, दोनों साइड में नहीं। तो इसलिए, और वो जो रिस्क भी होगा वो एक लिमिटेड रिस्क होगा। ठीक है, इसके बाद हैज स्ट्रॉन्ग एक्सपोजर टू बिग मूव। अब जब आप एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाओगे तो आप एक्सपेक्ट करोगे कि मार्केट में बिग मूवमेंट आए। जब बिग मूवमेंट होंगे तभी मार्केट में प्रॉफिट का पोटेंशियल बनेगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट, बेनिफिट्स फ्रॉम वोलाटिलिटी एक्सपेंशन। इस बात का मीनिंग यही बनता है कि अगर आपकी डायरेक्शन में वोलाटिलिटी एक्सपेंड होती है तो वहां पर आपके प्रॉफिट के पोटेंशियल बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो तीन चीजें हैं। एक बार फिर से, एट द मनी पर आपने कुछ सेलिंग की है, उससे दूर जाकर कहीं पर कुछ बाइंग की है, राइट। फिर ऐसा करने से क्या हुआ है कि आपका जो रिस्क है वो लिमिटेड हो गया है एक साइड में, और जब वोलाटिलिटी एक्सपेंड होगी, मार्केट में बड़े मूवमेंट आएंगे, तब आपका प्रॉफिट का पोटेंशियल बढ़ जाएगा। यहां तक बात क्लियर है। इसके बाद बैक स्प्रेड की अगर हम टाइप को समझने की कोशिश करें कि बैक स्प्रेड किस तरह तरीके से बनाया जा सकता है, तो आंसर है बैक स्प्रेड कॉल ऑप्शंस के साथ भी बनाया जा सकता है और पुट ऑप्शंस के साथ भी बनाया जा सकता है। तो अगर आप कॉल ऑप्शन के साथ बना रहे हैं तो उसको हम लोग कहेंगे क्या, कि हमने क्या बनाया है, एक कॉल बैक स्प्रेड बनाया है, राइट। और अगर हमने पुट ऑप्शन, सारे पुट ऑप्शन यूज किए हैं, तो हम कहेंगे कि हमने क्या बनाया है, एक पुट बैक स्प्रेड बनाया है। ठीक है, अब इनमें डिफरेंस क्या है? डिफरेंस इनमें यह है कि जब आप कॉल ऑप्शंस के साथ बैक स्प्रेड बनाते हैं तब आपको जो है डायरेक्शनल बायस होते हैं, मतलब कि आप चाहते हैं कि मार्केट में जो मूवमेंट आए, वोलाटिलिटी में जो एक्सपेंशन हो वो अपवर्ड डायरेक्शन में हो, राइट। लेकिन अगर आप पुट का बैक स्प्रेड बना रहे हो, आप सारे पुट ऑप्शन यूज कर रहे हो, तब आप ये चाहते हो कि मार्केट में जो मूवमेंट आए वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आए। अगर वोलाटिलिटी एक्सपेंड हो तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूवमेंट लेकर आए। ये समझ आया? तो ये दोनों में डिफरेंस केवल किसका है? डायरेक्शन का डिफरेंस है। अदरवाइज ये पूरी तरह से बिल्कुल सेम तरह से बिहेव करते हैं। इनके जो रिस्क प्रोफाइल हैं, प्रॉफिट प्रोफाइल हैं, ब्रेक इवंस हैं, वो लगभग बिल्कुल सेम ही तरह से बिहेव करेंगे। सिर्फ किसका डिफरेंस रहेगा? डायरेक्शन का डिफरेंस रहेगा। कॉल के साथ आप अपवर्ड डायरेक्शन को देखोगे और पुट के साथ आप डाउनवर्ड डायरेक्शन को देखोगे। ठीक है, तो ये दो तरह से बनाया जा सकता है। ये समझ आया आपको? मान लो अगर आप कॉल का बैक स्प्रेड बना रहे हो तो आप कैसे बनाओगे? तो आंसर है कि हम कॉल को ही यूज करेंगे। तो हम क्या करेंगे, एक कॉल ऑप्शन को सेल करेंगे। ठीक है, कहां पर? तो आंसर है लोअर वाली स्ट्राइक पर। कंसेप्चुअल पर्पस से समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि, और फिर हम क्या करेंगे, दो कॉल ऑप्शन को बाय करेंगे। कहां पर? हायर वाली स्ट्राइक पर। ठीक है, बिल्कुल क्लियर है। जो वहां भी लोअर वाली स्ट्राइक होगी वहां पर क्या होगी? सेलिंग। जो हायर वाली स्ट्राइक होगी वहां पर क्या होगी? बाइंग। लेकिन कितने ऑप्शन की? तो आंसर है दो ऑप्शन की, राइट। अच्छा, फिर शर्त यह है कि जो आपने सेलिंग की है या बाइंग की है, दोनों कॉल ऑप्शन जो हैं वो सेम एक्सपायरी वाले होने चाहिए। ये एक शर्त है। यहां पर एक और इंपॉर्टेंट बात है कि यहां पर आपको देखने को मिल रहा होगा कि आपके जो लॉन्ग ऑप्शन है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू शॉर्ट ऑप्शन। मतलब आप बाइंग तो दो ऑप्शन की कर रहे हो, बट सेलिंग किसकी कर रहे हो? सिर्फ वन ऑप्शन की। करेक्ट? तो इसलिए हम कह रहे हैं कि लॉन्ग ज्यादा है, हम शॉर्ट कम है। अब जब हम लॉन्ग ज्यादा हो जाते हैं तो ऑब्वियसली हम डायरेक्शनल बायस हो जाते हैं, यानी कि हमें एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूवमेंट चाहिए होता है क्योंकि हमने लॉन्ग ज्यादा किया है, राइट।
तो इसलिए मैंने यहां पर कहा है कि यहां पर मोर लॉन्ग ऑप्शन देन शॉर्ट ऑप्शन। और एक और इंपॉर्टेंट बात कि लो कॉस्ट और स्मॉल क्रेडिट यहां पर मिल सकता है। क्या मतलब है इस बात का? देखो, जब आप सेलिंग करते हो तो सेलिंग करने के लिए आपको एक बड़ा अमाउंट चाहिए होता है, राइट? लेकिन आपने सेलिंग के साथ साथ एक बाइंग नहीं, 2 बाइंग की हैं, तो इसलिए जो आपकी ओवरऑल कॉस्ट होगी इस स्ट्रक्चर को बनाने की वो रिड्यूस हो जाएगी। इवन वो 0 भी हो सकती है, मतलब कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ये स्ट्रक्चर बनाने को मिल जाए, और इवन ये भी हो सकता है कि आप नेट क्रेडिट में भी इस स्ट्रक्चर को बना सकते हो। ये बात आई आपको समझ में? कैसे? एग्जाम्पल से थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लो कोई एक अंडरलाइंग है XYZ, ठीक है? वो XYZ हमने बिल्कुल हाइपोथेटिकल सिचुएशन लेकर हमने ये माना, सिर्फ एग्जाम्पल पर्पज के लिए, एजुकेशनल पर्पज के लिए हमने ये माना कि वो अंडरलाइंग का जो एट द मनी है वो 25,000 पर है, ठीक है? अच्छा, अब हमें पता है कि यहां पर डिफरेंट स्ट्राइक होंगी। अब क्योंकि हम कॉल बैक स्प्रेड की बात कर रहे हैं, तो अगर एट द मनी 25,000 है तो इसके लिए जो आउट ऑफ द मनी की स्ट्राइक होंगी वो कौन सी होंगी? 25,100, 200, 300, राइट? तो हमें आउट ऑफ द मनी पर कहीं पर बाइंग करनी है, और सेलिंग तो हमें बहुत ही क्लियर है कि कहां पर करनी है, एट द मनी पर। तो एट द मनी पर मैंने 1 कॉल को सेल किया, ठीक है? मैंने माना, ये भी मैंने एग्जाम्पल हाइपोथेटिकल के लिए मैंने मान लिया कि मान लीजिए वो 200 है, उसका प्रीमियम है एग्जाम्पल के लिए, ठीक है? तो मैंने एक कॉल सेल की 200 रुपीज पर, राइट? अब जो ओटीएम वाले प्रीमियम होंगे वो एटीएम के कंपैरिजन में कम रहे होंगे, तो मैंने माना कि 25,100 रहा होगा, कुछ 150 के आसपास, 25,200 मान लीजिए 100 के आसपास रहा होगा, सिर्फ हाइपोथेटिकल एग्जांपल है। 25,300 कुछ मान लीजिए 50 के आसपास रहा होगा, ओके, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं। अब एक काम तो हो चुका कि बहुत ही क्लियर है, उसमें तो कुछ सोचना ही नहीं है कि एट द मनी पर एक सेल करना था, वो हमने कर दिया 200 रुपीज में, राइट? और वो क्रेडिट हमारे अकाउंट में आ गया क्योंकि हमने सेलिंग की थी। अब हमें क्या करना है? 2 ऑप्शन को बाय भी करना है जो कि आउट ऑफ द मनी होंगे। अब आउट ऑफ द मनी ऑप्शन जब बाय करेंगे तो उसी के बेसिस पर यह डिसाइड होगा कि आप नेट डेबिट में हैं, नेट क्रेडिट में हैं, या आपकी नेट कॉस्ट 0 हो चुकी है। क्या मतलब है इस बात का? इस बात का मतलब यह है कि मान लो किसी ने यह सोचा कि मैं यहां पर 25,300 वाली जो 2 कॉल हैं, मान लीजिए उनको बाय करता हूं, आउट ऑफ द मनी जाकर इस स्ट्राइक को मान लीजिए चूज करते हैं एग्जाम्पल के लिए, ठीक है? तो यहां पर ये 50 रुपीज की मिल रही है। अब हमें 2 ऑप्शन क्योंकि बाय करने हैं, तो कितना नेट डेबिट होगा? तो आंसर है कि देखिए, एक कॉल ऑप्शन सेल किया तो क्रेडिट कितना होगा? अराउंड 200 एग्जाम्पल के लिए, ठीक है? अच्छा, डेबिट की बात करें तो एक कॉल ऑप्शन बाय करने में 50 रुपीज लगते हैं, तो बताइए 2 कॉल ऑप्शन बाय करने में कितने रुपीज लगेंगे? तो आंसर है 100 रुपीज लगेंगे, राइट? अच्छा, तो नेट क्रेडिट हो गया 200, नेट डेबिट कितने का हो गया? 100। तो अब नेट अगर आप टोटल कॉस्ट देखोगे तो कितनी हुई? तो आंसर है 200 आए हैं और 100 हमारी जेब से गए हैं, तो यानी कि 100 हमारे पास आ गए। नेट कितना आया? 100। तो यानी कि आप किस में रहे? क्रेडिट में रहे। ये समझ आया? तो इसका मतलब ये है कि सेलिंग तो फिक्स है, लेकिन अगर बहुत दूर जाकर ओटीएम बाय करेंगे अगर आप 2 ऑप्शन, तो वो अगर इससे कम अमाउंट में आपको मिल जाते हैं, दोनों का जो टोटल अमाउंट है 2 × 50 100, वो अगर इस अमाउंट से कम है तो आप किस में आ जाओगे? नेट क्रेडिट में रहोगे। ये समझ आया? तो वो टोटल कॉस्ट आपकी पॉजिटिव रहेगी, एक चीज। अब दूसरे पर आते हैं। मान लीजिए कोई कहता है कि नहीं, मैं इतना ज्यादा आउट ऑफ द मनी नहीं जाऊंगा, मैं तो थोड़ा सा इधर रहूंगा या रहूंगी, तब उस केस में क्या होगा? तो आंसर है कि ये तो फिक्स है, 200 रुपीज का क्रेडिट यहां पर मिलेगा, राइट? अब सवाल है कि अगर आप यहां पर इस स्ट्राइक को चूज करते हो 25,200 को, ठीक है, तो ये कितने का मिल रहा है? 100 का। तो अब ऐसे कितने ऑप्शन बाय करने हैं? तो आंसर 2 ऑप्शन बाय करने हैं। तो नेट क्रेडिट तो 200 था यहां से जो मिल रहा था, और 100 × 2 कराइए, क्योंकि एक ऑप्शन 100 का है तो 2 कितने के आएंगे? 200 का। तो यहां पर नेट क्रेडिट भी 200 है, नेट डेबिट भी 200 है, तो बताइए टोटल कॉस्ट कितनी हो गई? तो आंसर है इसमें से इसे माइनस कराइए, नेट कॉस्ट कितनी आ जाएगी? 0। यानी कि ये जो स्ट्रक्चर आपने बनाया, ये नेट कॉस्ट 0 का स्ट्रक्चर बन जाएगा, जो कि जनरली प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन, हेज फंड्स इसी स्ट्रक्चर को यूज करते हैं कि जनरली वो नेट कॉस्ट को क्या रखें? 0। अब क्योंकि नेट कॉस्ट 0 हो गई है, राइट,
इस बात का मतलब ये नहीं है कि अब नो रिस्क वाली कंडीशन नहीं बनी है, नेट कॉस्ट जीरो ही, आपको आपकी जेब से कुछ लगा नहीं है, राइट। लेकिन इस बात का मतलब ये नहीं है कि इस कंडीशन में कोई रिस्क नहीं रह गया है। नो कॉस्ट इक्वल्स टू नो रिस्क वाली कंडीशन नहीं होती है, इस बात को याद रखना, ठीक है। अभी फिलहाल के लिए हमारी जेब से कुछ नहीं लगा, तो ये स्ट्रक्चर भी बनाया जा सकता है, ओके। जनरली इंस्टीट्यूशन इसी को बनाते हैं। अब इसके बाद एक सिनारियो और लेते हैं। मान लो कोई ट्रेडर कहती है कि मैं यहां पर ना जाकर मैं तो यहां पर जाना पसंद करूंगी, राइट। तब उस केस में मान लीजिए वो यहां पर बनाते हैं, तब उस केस में क्रेडिट तो 200 ही रहेगा, राइट। और यहां पर ये जो अमाउंट है, इसके दो ऑप्शन क्योंकि बाय करने हैं, तो हमारा जो नेट डेबिट होगा वो कितने रुपीज का होगा, तो आंसर है 150 इंटू 2, कितना आएगा, तो आंसर है ये 300 बनेगा, राइट। ये तो एग्जाम्पल पर्पज के लिए सिर्फ हमने यहां पर लिखा कि 300 मान लीजिए वो बनेगा, तो 200 का क्रेडिट और 300 का डेबिट, तो नेट हमारी जो कॉस्ट होगी वो क्या होगी, -100, यानी कि हम डेबिट में होंगे, यानी कि हमारी जेब से 100 रुपए लग गए इसमें। ये समझ आया। तो इसका मतलब ये है कि जब आप बैक स्प्रेड बना रहे हो, तो बैक स्प्रेड बनाते वक्त आप नेट क्रेडिट में होंगे, आप नेट डेबिट में होंगे, या आपकी नेट कॉस्ट जीरो होगी। वो टोटली इस बात पर डिपेंड करता है कि आपके स्ट्राइक सिलेक्शन जो बाइंग वाले थे वो कौन से थे। ये समझ आया। तो उसके अकॉर्डिंगली आप क्रेडिट या डेबिट में रहेंगे। यहां तक क्लियर है? ठीक। जिस तरह से हमने ये कॉल का बनाया है, इसी तरह से अगर आप चाहें तो पुट ऑप्शन के साथ भी बैक स्प्रेड को बनाया जा सकता है। कैसे? देखिए, बिल्कुल सिमिलर सिनारियो है। अब यहां पर एक पुट को आपको सेल करना है हायर वाली स्ट्राइक पर। डिफरेंस क्या आया? जब हम कॉल की बात कर रहे थे तो हम कह रहे थे सेल करना है लोअर पर और बाय करना है हायर पर, लेकिन जब पुट की बात आएगी तो पुट के केस में क्या होगा, सेल करेंगे हायर पर और बाइंग होगी कहां पर, लोअर वाली स्ट्राइक पर, क्योंकि पुट की बातें हो रही हैं, राइट। अच्छा, तो दो पुट बाय हो जाएगी लोअर स्ट्राइक पर। शर्त वही है कि सेम एक्सपायरी होनी चाहिए, एक चीज। दूसरा, हमें पता है कि यहां पर जो लॉन्ग ऑप्शन है, यानी कि हमारी बाइंग ज्यादा हो है और जो सेलिंग है वो हमारी कम हुई है यहां पर, तो इसका मतलब हमें एक डायरेक्शनल बायस होगा, यानी कि हमें एक ना एक डायरेक्शन चाहिए होगी। कौन सी डायरेक्शन होगी? तो आंसर है हम डाउनवर्ड मूवमेंट को स्टडी करेंगे इसमें, ठीक है। तो कॉल स्प्रेड कब बनाए जाते हैं? जब हम अपवर्ड मूवमेंट को स्टडी करना चाहते हैं। जब पुट और बैक स्प्रेड कब बनाए जाते हैं? जब हम डाउनवर्ड मूवमेंट को स्टडी करना चाहते हैं। ये समझ आया आपको? ठीक। अच्छा, और कॉस्ट की मैं बात तो आपको कॉल में भी बता चुका हूं, तो सिमिलरली यहां पर भी, क्योंकि बाइंग ज्यादा है, सेलिंग कम है, तो जो नेट कॉस्ट होगी, ऑफ कोर्स जो नेट मार्जिन रिक्वायरमेंट होंगी वो कम होंगी, ओके। इसके बाद इसको थोड़ा सा एग्जांपल से भी अगर समझने की आप कोशिश करो, तो हायर वाली जो स्ट्राइक है, यानी कि 25,000 मान लीजिए, कोई एक अंडरलाइंग है, एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल लेते हैं। इस एग्जांपल में हमने माना कि वो 25,000 एट द मनी है, तो वहां पर एक कॉल को हम एक कॉल नहीं बल्कि मुझे यहां पर लिखना चाहिए कि क्योंकि हम पुट बैक स्प्रेड की बात कर रहे हैं, तो पुट बैक स्प्रेड के लिए यहां पर हमने क्या किया, एक पुट को सेल किया एट द मनी पर, ठीक है। और यहां पर आकर हमने क्या किया, दो पुट को क्या किया, बाय किया, यहां इससे लोअर वाली स्ट्राइक पर कहीं पर। तो अगर ये एट द मनी है, तो इसके लिए जो पुट के आउट ऑफ द मनी होंगे वो कहां पर होंगे, तो पुट के आउट ऑफ द मनी ये सारे होंगे, ये भी, ये भी, ये भी सब क्या है, राइट। ये सब क्या है, आउट ऑफ द मनी। तो यहां पर कहीं पर भी आप बाइंग कर सकते हो। अब ये सिनारियो में आपको पहले ही बता रखा है मैंने आपको कि आप यहां पर तो सेलिंग है वो तो फिक्स है एट द मनी पर, राइट। अब आउट ऑफ द मनी में जहां पर भी जो भी स्ट्राइक आप सेलेक्ट करते हो, उसके बेसिस पर आपके क्या होंगे, तो आंसर उसी के बेसिस पर क्रेडिट भी हो सकता है, उसके बेसिस पर क्या हो सकता है, नेट कॉस्ट जीरो भी हो सकता है, और उसी के बेसिस पर नेट कॉस्ट क्या हो सकता है, डेबिट में भी हो सकता है, ठीक है। तो ये डिपेंड करेगा कि मार्केट की सिचुएशंस क्या रही होंगी, और आप क्रेडिट में करना चाहते हैं, डेबिट में करना चाहते हैं, या नेट कॉस्ट जीरो रखना चाहते हैं, क्योंकि तीनों के ही अपने अपने बेनिफिट हैं और अपने अपने रिस्क हैं। अगर आप नेट क्रेडिट में आते हैं तो अलग तरह के रिस्क होंगे, अगर आप नेट कॉस्ट जीरो बना लेते हैं तो अलग तरह के रिस्क होंगे, अगर आप नेट डेबिट में आ जाते हैं तो अलग तरह के रिस्क होते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह के रिस्क को लेने के लिए कैपेबल हैं, ठीक है। तो ये तो एक कंसेप्चुअल मैंने आपको एग्जांपल बता दिया। अब एक वेरी इंपॉर्टेंट वाले टर्म की बात करते हैं जिसको हम लोग कहते हैं ब्रेक इवन।
ब्रेक इवन को समझना बहुत जरूरी है। ब्रेक इवन क्या होते हैं? ब्रेक इवन वो पॉइंट्स होते हैं, वो स्ट्राइक्स होती हैं जहां के जिस पॉइंट के बाद हमें लॉस होना स्टार्ट हो जाते हैं, राइट। तो हमें ये समझने की कोशिश करेंगे कि जहां पर हमें इस पॉइंट के बाद हमें लॉस होना स्टार्ट होंगे इस स्ट्रक्चर में, या ब्रेक इवन वो पॉइंट भी होते हैं जिनके बाद हमें प्रॉफिट होने भी स्टार्ट होते हैं। तो ब्रेक इवन के इस स्ट्रक्चर में ब्रेक इवन के बाद हमारे प्रॉफिट होंगे या लॉस होंगे? तो आंसर है इस स्ट्रक्चर में ब्रेक इवन के बाद हमारे प्रॉफिट होने स्टार्ट होंगे। व्हाई? बिकॉज जो हमारी दूर वाली स्ट्राइक है वहां पर बाइंग है, राइट। तो अगर बाइंग है तो बाइंग में, क्योंकि मान लो सपोज करिए आप कॉल बैक स्प्रेड की बात कर रहे हो, तो आपने कॉल की बाइंग यहां कर रखी है ना। तो अब मार्केट में अगर मूवमेंट आएंगे, वोलेटिलिटी बढ़ेगी, अगर इससे आगे मार्केट मूव करता है तभी आपके बेनिफिट होंगे, आपके प्रॉफिट होने के पोटेंशियल बढ़ेंगे, आपके प्रॉफिट होने की पोटेंशियल प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी। तो उस केस में मैं कहता हूं कि इसका ब्रेक इवन यहां रहा होगा। कहां रहा होगा? एग्जाम्पल से थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे मान लीजिए एक चीज तो फिक्स है, क्या कि यहां पर कॉल के बैक स्प्रेड से समझाने की कोशिश करूंगा कि मान लीजिए ये एक वन कॉल है जो यहां पर सेल हुई है एट द मनी पर किसी भी अंडरलाइंग XYZ की, केवल हाइपोथेटिकल एग्जांपल है ये, ठीक है। अब इसमें यहां से मान लीजिए किसी ने यहां पर कोई सेलिंग की है, राइट, तो सॉरी बाइंग की है, तो यहां पर आकर अगर बाइंग की है दिस, यहां पर कितने ऑप्शन बाइंग होंगे? 2, ठीक है। तो अब यहां पर इसका ब्रेक इवन कितना होगा? तो आंसर है कि ये वाली जो स्ट्राइक है इसमें आप ऐड करा दो। क्या ऐड करा दें? इस स्ट्राइक और इस स्ट्राइक का डिफरेंस कितना है बताइए देखकर। तो आंसर है कि ये 25,000, ये 25,300, तो इनके बीच का डिफरेंस कितना होगा? तो आंसर है 300। तो 25,300 में ऐड कराइए कितना? 300। सही है सर, करा दिया। कितना आया? तो आंसर है ये बना हमारे पास 25,600, ठीक है। ये ब्रेक इवन नहीं है, 25,600 ब्रेक इवन नहीं है, ये अभी तो आपने ऐड कराया है। अब सवाल ये है कि आपने जो स्ट्राइक सिलेक्शन किया था उसके अकॉर्डिंग हो सकता है आप नेट डेबिट में हो सकता है आप नेट क्रेडिट में हो, या आपकी नेट कॉस्ट 0 हो। तो अगर आप नेट डेबिट में हैं तो आप क्या करेंगे? उसमें वो क्वांटिटी ऐड करा देंगे जितने आप डेबिट में हैं। एग्जाम्पल के लिए मान लो अगर आप 100 रुपीज डेबिट में हैं तो आप इसमें ऐड करा देंगे, ठीक है। क्या कर देंगे? ऐड करा देंगे। और अगर मान लीजिए आप क्रेडिट में हैं तो इसमें उतना ही अमाउंट क्रेडिट माइनस करा देंगे, ठीक है। ये डेबिट का केस हो गया और ये क्रेडिट का। तो ब्रेक इवन अलग अलग तरह से बनेंगे। तो इस केस में ब्रेक इवन का क्या होगा? तो आंसर है 25,700 होगा। और इस केस में क्या होगा? तो आंसर है 25,500 होगा। ये करेक्ट? ये बात आई आपको समझ में? और अगर नेट कॉस्ट 0 है तो आपको पता ही है, तब उस केस में जो ब्रेक इवन होगा वो सिंपली जो स्ट्राइक का डिफरेंस जो ऐड कराया था वो उसी के इक्वल हो जाएगा, यानी कि 25,600। ठीक है। तो ये डेबिट वाला केस हो गया, ये नेट कॉस्ट 0 वाला केस हो गया, नेट कॉस्ट 0। ये समझ आया आपको? एक बार फिर से ध्यान दीजिए, ब्रेक इवन कैसे निकाला जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ब्रेक इवन निकालने के लिए जो हमारी बाइंग वाली स्ट्राइक है, जहां पर भी है, चाहे यहां हो, यहां हो, यहां हो, कहीं पर भी हो, जो भी बाइंग वाली स्ट्राइक है उसमें क्या ऐड करना होता है? तो आंसर है हमारी जो बाइंग और जो सेलिंग वाली स्ट्राइक का डिफरेंस है वो ऐड करना होता है। डिफरेंस कितना है? अभी हमारे एग्जांपल में मान लीजिए 300 है, आपने अगर यहां पर बाइंग की है तो आपका डिफरेंस 200 हो जाएगा, यहां पर की है तो 100 हो जाएगा, राइट। वो तो ऐड होगा ही होगा। फिर उसके बाद अगर डेबिट हुआ है तो ऐड और क्रेडिट हुआ है तो माइनस। और अगर नेट कॉस्ट 0 है तो आपको कुछ भी प्लस या माइनस नहीं करना है, सिंपली जो भी आपकी बाइंग वाली स्ट्राइक हैं उनमें डिफरेंस क्या कर देना? ऐड करा देना है। तो क्या निकल कर आ जाएगा? ब्रेक इवन निकल कर आ जाएगा। ये ब्रेक इवन वो पॉइंट होते हैं जिसके बाद इस स्ट्रक्चर में, कौन से स्ट्रक्चर में? ये जो आप कॉल का बैक स्प्रेड पढ़ रहे हो, इसके स्ट्रक्चर में इन ब्रेक इवन पॉइंट्स के बाद आपके प्रॉफिट के पोटेंशियल बनेंगे। उससे पहले क्या होगा? उससे पहले लॉस होने के चांस रहेंगे। अब ये भी इस बात पर डिपेंड करता है कि आप नेट डेबिट में थे, क्रेडिट में थे, या नेट कॉस्ट 0 थी। तो मैं उसको भी थोड़ा समझाने की कोशिश करूंगा अभी कि प्रॉफिट के पोटेंशियल कैसे कैसे रहेंगे और मैक्स लॉस कितना कितना हो सकता है। अब देखिए इसके बाद एक और पुट के ब्रेक इवन को भी थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। ये तो हमने कॉल का समझा, अब पुट का ब्रेक इवन अगर समझना चाहते हो तो वो बिल्कुल सिमिलर ही तरीके से समझोगे।
बट डिफरेंस किस चीज का आ जाएगा कि जो चीजें यहां पर माइनस और प्लस हो रही थी कॉल के केस में, ब्रेक इवन जब आप देखते हो पुट का तो वहां पर उल्टे साइन हो जाते हैं, यहां पर प्लस आ जाता है, यहां माइनस आ जाता है, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। एग्जाम्पल के लिए मान लो यहां पर जो भी आपकी बाइंग वाली स्ट्राइक है, जैसे मान लीजिए ये आपकी बाइंग वाली स्ट्राइक है, ठीक है, एक हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो ये वाली जो बाइंग वाली स्ट्राइक है इसमें से आपको क्या करना होगा, माइनस। पहले आप क्या कर रहे थे, प्लस कर रहे थे, लेकिन अब आप क्या कर रहे होगे, माइनस करोगे, राइट। तो ये वाली जो स्ट्राइक है इसमें से माइनस करना है किसको, तो आंसर है जो भी इनका डिफरेंस है। डिफरेंस कितना है, 300, ठीक है, तो इसको आप माइनस करा दो। फिर इसके बाद अगर मान लीजिए आपका कोई क्रेडिट हुआ है तो वो उसमें ऐड करा दो, और अगर कुछ डेबिट हुआ है तो वो इसमें माइनस करा दो, ठीक है। वो आपके क्या बन जाएंगे, ब्रेक इवन बन जाएंगे। तो जिस तरह से कॉल के कैलकुलेट किए हैं इसी तरह से आप पुट के भी कर सकते हो, वो आपका होमवर्क है, आप बड़े आसानी से कर पाओगे, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट की, इस स्ट्रेटेजी के अंदर ये जब आप स्ट्रक्चर पढ़ते हो तो मैक्स प्रॉफिट कितने होंगे। तो अगर आप थ्योरेटिकली देखने की कोशिश करो तो इसमें जो प्रॉफिट के पोटेंशियल हैं वो अनलिमिटेड हो सकते हैं। वाई, थ्योरेटिकली तो अनलिमिटेड हो सकते हैं, वाई, बिकॉज आपके पास बाइंग वाली जो स्ट्राइक है वो यहां पर है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए मार्केट उन स्ट्राइक से ऊपर जाता है तो आपके प्रॉफिट होना स्टार्ट होगा ब्रेक इवन के बाद, राइट। लेकिन कितना प्रॉफिट होगा ये तो इस बात पर डिपेंड करेगा, मार्केट कितना अपवर्ड डायरेक्शन में मूवमेंट कर रहा है इस बात पर डिपेंड करेगा पूरी तरह से प्रॉफिट, ठीक है। तो इसलिए थ्योरेटिकली अगर आप देखोगे तो इसमें अनलिमिटेड प्रॉफिट होने का पोटेंशियल बनता है। लेकिन ये प्रॉफिट का पोटेंशियल बनेगा तभी जब हमारा जो मार्केट है वो बहुत तेजी से बढ़े, मतलब कि जो लॉन्ग ऑप्शंस हैं वो तेजी से वैल्यू को गेन करें, है ना। तो वो करते भी हैं। अगर मान लो मार्केट में तेजी से वोलेटिलिटी बढ़ती है तो जो आपके लॉन्ग वाले ऑप्शन है यानी कि जो बाइंग वाली पोजीशन है वो गेन करेंगी वैल्यू को फास्टर एज कंपेयर टू जो आपका जो सेलिंग वाला है। सेलिंग वाले में लॉस जितने हो रहे होंगे उसके कंपैरिजन में जो बाइंग वाली साइड, बाइंग वाली स्ट्राइक होंगी वहां पर जो गेन हो रहे होंगे वो ज्यादा फास्टर रेट से हो रहे होंगे। वाई, बिकॉज वहां पर गामा फैक्टर काम कर रहा होगा। समझ में आती है ये बात आपको। यहाँ पर जो सेलिंग है वहां पर गामा उसके तो अपोजिट है, लेकिन जो बाइंग है उसके गामा सपोर्ट में होता है, राइट। तो जो गामा है वो एक ऑप्शन को सपोर्ट नहीं कर रहा, वहां दो ऑप्शन को सपोर्ट कर रहा है। इसलिए यहां पर जो भी लॉस होंगे उसके अपोजिट वहां पर दो आपको गेन मिल रहे होंगे। तो एक के कंपैरिजन में दो गेन। तो एक मान लो एक को ऑफसेट भी करेगा तो दूसरा वाला जो ऑप्शन है जो बाइंग वाला वो आपको पूरा गेन दिलाता रहेगा। ये समझ आ रही है बात आपको? थोड़ा इसको समझने की कोशिश करते हैं एग्जाम्पल पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हम एक पूरा हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल लेंगे और इसमें थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे कि प्रॉफिट के पोटेंशियल कैसे कैसे बन सकते हैं। तो आंसर है कि मान लीजिए हमने एक एग्जाम्पल लिया, पूरी तरह से कंसेप्चुअल एग्जाम्पल लिया कि यहां पर एट द मनी 25,000 था, यहां पर मान लीजिए कोई सेलिंग हुई इतने रुपीज में। फिर इसके बाद मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए लेते हैं कि हमने जो बाइंग की, 2 ऑप्शन की बाइंग की इतने रुपीज में, ठीक है। अब सवाल यह है कि इसका जो ब्रेक इवन है वो कहां पर होगा। तो आंसर है कि ये जो बाइंग वाली स्ट्राइक है इसमें इसका जो डिफरेंस है ना, इसका जो डिफरेंस है वो कितना है, 300 इसमें ऐड करा दो तो वो आ जाएगा 25,000 कितना, 600, ठीक है। अब क्योंकि ये 200 है और यहाँ पर 2 × 50 कराओगे तो 100, यानी कि नेट क्रेडिट में रहोगे, तो वो क्रेडिट इसमें से क्या कर दो, माइनस करा दो। तो जो है हमारा ब्रेक इवन निकल कर आ जाएगा। ब्रेक इवन कितना निकल कर आया, 25,500। ये हमारा ब्रेक इवन वाला पॉइंट आ गया। ओके, नाउ अब थोड़ा सा हम कंसेप्चुअल वे में थोड़ा ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये मूवमेंट आने पर ये किस तरह से ये पोजीशन वर्क करेगी। देखो, सबसे पहली चीज, ये जो सेलिंग वाली स्ट्राइक है सिर्फ इसके बारे में सोचो आप। अगर आप सिर्फ इसके बारे में सोच रहे हो तो ये जब भी आपने कॉल ऑप्शन को सेल किया है तो आपकी डायरेक्शन क्या होती है, आप क्या चाहते हो। तो आंसर है हम ये चाहते हैं कि मार्केट वहीं पर रहे, राइट। आप अभी वो भूल जाओ, आप सिर्फ इसके बारे में सोचो। तो अब हम ये चाहते हैं कि मार्केट या तो यहीं पर रहे या इस डायरेक्शन में जाए, राइट। तो मान लो अगर मार्केट डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूवमेंट करना स्टार्ट करता है, ठीक है, तब उस केस में ये प्रॉफिट में रहेगा, बट ये वाली जो दोनों कॉल हैं जो यहां पर बाइंग हुई थी वो वर्थलेस एक्सपायर हो जाएंगी, ठीक है। तो अगर आपका नेट क्रेडिट की पोजीशन है तो आप नेट क्रेडिट में
एंड कर दोगे इस पोजीशन को। क्लियर, बात तो सही है। अगर मान लीजिए ये एक्सपायर हो जाता है इस पोजीशन पर, ठीक है, तब उस केस में क्या हो रहा होगा? तो आंसर है इसका तो फुल क्रेडिट हमें मिल चुका होगा, राइट। ये दोनों वर्थलेस एक्सपायर हो गए होंगे, तो जो नेट क्रेडिट रिसीव हुआ है वही नेट क्रेडिट हमारे पास रहेगा। लेकिन अगर आपने ये जो पोजीशन बनाई थी वो नेट डेबिट में बनाई थी, राइट, तब उस केस में क्या होगा? तो आंसर है आपको इसी सिनारियो में लॉस हो जाएगा। व्हाई? बिकॉज अगर मार्केट यहां पर आता है, ठीक है, तो इसमें तो आपको क्या हुआ होगा? प्रॉफिट सेलिंग में। लेकिन यहां पर आपको क्या हुआ होगा? लॉस। और अगर आपने ये ज्यादा अमाउंट में सेल किया हुआ, सपोज करिए एग्जांपल के लिए लेते हैं, ये आपने ये वाला अमाउंट सेल किया हुआ है, तो ये इंटू 2 करोगे तो ये कितना? 300। अब आपकी बाइंग की कॉस्ट ज्यादा थी, सेलिंग की कम थी, तो अगर मार्केट यहां एंड होगा तो ये वर्थलेस एक्सपायर हुआ। अब वर्थलेस एक्सपायर होने के केस में आप नेट लॉस में रहोगे। ठीक है, यहां तक बात आगे सुनना। तो आपने देखा कि इसका सेम एक्सपायरी पर, ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि सेम एक्सपायरी पर आप नेट प्रॉफिट में होगे या नेट लॉस में होगे। ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आप नेट क्रेडिट में थे स्टार्टिंग में या नेट डेबिट में थे। अगर आप क्रेडिट में थे तो आप नेट क्रेडिट में ही रहोगे, अगर आप नेट डेबिट में थे तो आप नेट डेबिट में रहोगे, इस साइड में कहीं पर भी होगा। क्लियर। अब मान लीजिए यहां से लेकर यहां तक जो आपकी स्ट्राइक्स हैं, उन स्ट्राइक के बीच में अगर मार्केट कहीं पर भी एक्सपायर होता है तो उसके बीच में भी अगर आप ध्यान से देखें तो आपके ब्रेक इवन अभी बहुत दूर हैं। क्योंकि आपके ब्रेक इवन दूर हैं तो यहां पर कहीं पर भी आप होगे तो उस केस में अगेन अगर आप नेट क्रेडिट में थे तो आपका वो नेट क्रेडिट आपको पूरा उस केस में क्या होगा? उस केस में देखिए यहां पर भी आपको लॉस होगा और यहां पर भी आपको लॉस होगा। ये भी वर्थलेस एक्सपायर हो जाएगा और ये भी वर्थलेस एक्सपायर हो जाएगा। तो जो आपका नेट क्रेडिट था वो जीरो हो चुका होगा और आपका यहां पर लॉस बन जाएगा। तो इसलिए ध्यान रखना, अगर क्रेडिट हो चाहे इवन डेबिट हो, दोनों ही केस में यहां पर क्या होगा? लॉस होने का पोटेंशियल बना रहेगा। दोनों स्ट्राइक के बीच में लॉस ही होगा, ठीक, चाहे इवन क्रेडिट क्यों ना होगा, क्योंकि यहां पर कुछ ना कुछ लॉस और ये तो वर्थलेस एक्सपायर होगा ही अगर इनके बीच में कहीं होगा तो, ठीक है, तो दोनों में लॉस हो रहा होगा, तो आप नेट लॉस में चले जाओगे। ओके, इसके बाद हम बात करते हैं कि अगर ये इससे आगे कहीं पर जाता है तो हमारे ब्रेक इवन से पहले कहीं पर रहेगा, तब भी आप नेट लॉस में ही होगे। करेक्ट। वाई? बिकॉज आपकी जो सेलिंग वाली स्ट्राइक है वो लॉस करा रही होगी आपको। फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि यहां पर तो प्रॉफिट हो रहा होगा, लेकिन अगेन ये पहले उसको ऑफसेट करने के काम आएगा। जो यहां पर जो प्रॉफिट होगा ब्रेक इवन तक, वो क्या करेगा? आपकी जो सेलिंग वाले लॉस हो रहे होंगे उसको ऑफसेट करेगा। फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि जिसमें आपका एक कॉल ऑप्शन इसके लॉस को हमेशा क्या करता रहेगा? ऑफसेट करता रहेगा। और फिर इसके बाद एक ऑप्शन जो बचेगा आपका बाइंग वाला, वो आपका प्रॉफिट का पोटेंशियल जनरेट करता रहेगा। क्लियर हो गई ये बात आपको? तो इस तरह से आपने देखा कि नेट क्रेडिट या नेट डेबिट होने की कंडीशन में कहां कहां पर लॉस के सिनारियो बनते हैं, और ब्रेक इवन ही एक वो वाला कॉन्सेप्ट है जिसके बाद आप नेट प्रॉफिट में रहेंगे, चाहे आप क्रेडिट में हो, चाहे आप डेबिट में हो, चाहे आपकी नेट कॉस्ट जीरो हो। इसीलिए ब्रेक इवन के कॉन्सेप्ट को पढ़ना बहुत जरूरी है। मैक्स लॉस जो होते हैं, अगर हम कॉल बैक स्प्रेड की बात करें या पुट बैक स्प्रेड की बात करें, तो आप अगर नेट डेबिट में हो तब भी आपको एक लिमिटेड लॉस ही होंगे। आप चाहे नेट क्रेडिट में हो तब भी अगर कहीं पर लॉस हो रहा है तो वो भी तब भी लिमिटेड ही रहेगा। और इवन अगर आप नेट कॉस्ट जीरो हो तब भी आपका लॉस होगा, बट वो लिमिटेड ही रहेगा। वाई? क्योंकि आपके पास एक सेलिंग वाला पार्ट है, उसके कंपैरिजन में दो बाइंग वाले पार्ट हैं। करेक्ट। तो अगर मार्केट इस डायरेक्शन में जाता है तो आपका ये जो बाइंग वाले हैं वो वर्थलेस एक्सपायर होंगे, तो आप नेट लॉस में आ जाएंगे अगर आप नेट डेबिट में हैं। अगर उनके बीच में रहता है तब भी आप लॉस में रहेंगे। करेक्ट। और ब्रेक इवन के बाद अगर चला जाता है मार्केट, तब आप नेट प्रॉफिट में आ सकते हैं। तो मैक्स लॉस होगा, बट वो अनलिमिटेड नहीं होगा, वो एक लिमिटेड लॉस होगा। ठीक है। कब होगा? जब मार्केट नियर द शॉर्ट, जो भी आपकी शॉर्ट वाली स्ट्राइक थी उसके आसपास कहीं पर एक्सपायर हो जाए, या मार्केट जो है वो मूव ही नहीं कर रहा है, तो ये सारी जगह ऐसी बन जाएंगी जहां पर आपको क्या होगा? लॉस। और ऐसी सारी जगह क्या कहलाती हैं? लॉस वैली कहलाती हैं। ठीक है। थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मैं कहता हूं कि सपोज करिए यहां पर आपका नेट डेबिट
एग्जाम्पल, एक हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल के लिए मानते हैं कि आपका नेट डेबिट कितना है 100, राइट। तो अगर मार्केट इधर जाता है तो आप नेट डेबिट आपका 100 के इक्वल, जितना भी नेट डेबिट हुआ है उसी के इक्वल आपका मैक्स लॉस हो जाएगा अगर मार्केट इधर भी कहीं होगा। अगर यहाँ वाली जो स्ट्राइक है इनके बीच में भी कहीं पर होगा तो आप नेट डेबिट के इक्वल ही आ जाओगे। वाई? बिकॉज ये तो वर्थलेस एक्सपायर होता रहेगा, इधर कहीं पर भी होगा तो ये क्या होता रहेगा, वर्थलेस एक्सपायर होता रहेगा, ठीक है। तो उस केस में आपका जो भी लॉस होगा वो नेट लॉस आपका नेट डेबिट के इक्वल हो जाएगा। अब लेकिन सवाल ये है कि मान लीजिए मार्केट जो है वो यहाँ से यहाँ आता है तो ये 100 इंट्रिंसिक वैल्यू रखता होगा, सही है, कितनी रखता होगा, 100 इंट्रिंसिक वैल्यू रखता होगा। तो आपका जो नेट डेबिट हुआ है वो तो है ही आपका लॉस, बट जितनी इंट्रिंसिक वैल्यू ये रखता होगा वो भी इसमें ऐड होता चला जाएगा। तो यहाँ पर लॉस कितना दिखेगा, माइनस का 200, बड़ा लॉस है। फिर मान लीजिए अगर ये मान लीजिए यहाँ पर आ जाता है तो इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू कितनी होगी, 200, तो आपको फिर इसमें 200 और ऐड करा देना है, ठीक है। तो आपका जो लॉस होगा वो माइनस का 300 ये। फिर इसके बाद मान लीजिए ये मार्केट यहाँ पर आ जाता है, तब उस केस में क्या होगा, तो आंसर है तब इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू ये बन जाएगी, करेक्ट। अब इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू 300 बनी है तो आप पहले से ही डेबिट में चल रहे थे और आपका 300 का और लॉस हो गया तो आप किस में आ जाएंगे, 400 लॉस में आ जाएंगे। तो ये आपका लॉस, अभी जो लॉस दिखा रहा है वो अनलिमिटेड वाला नहीं है। अब इसके बाद क्या होगा, एक टाइम ऐसा आएगा, अब यहाँ के इस पोजीशन के बाद यहाँ पर इनमें गेन होने स्टार्ट होंगे, इसका लॉस स्टिल बढ़ रहा होगा। लेकिन यहाँ पर क्योंकि 2 बाइंग है तो इसलिए जो लॉस है वो ऑफसेट होता रहेगा। इस वजह से जो आपका जो मैक्स लॉस होगा वो एक पर्टिकुलर अमाउंट ही होगा, उससे ज्यादा नहीं होगा। अगर मार्केट फर्दर मूवमेंट करता रहेगा तो ब्रेक इवन के बाद जो लॉस हो रहे थे वो ऑफसेट तो हो ही रहे होंगे, साथ में कुछ ना कुछ गेन भी होने स्टार्ट हो जाएंगे क्योंकि वहां पर 2 बाइंग वाले ऑप्शन है। समझ आया? तो इसलिए यहां पर जो लॉस मैं कह रहा हूं वो कैसे लॉस हैं, तो आंसर है वो लिमिटेड लॉस रहेंगे। ये समझ आया आपको? ठीक, ये तो बात हो गई किसकी, मैक्स लॉस की। अब इसमें सारा खेल किसका है, तो आंसर है वोलाटिलिटी का। वाई? बिकॉज आप क्या चाहोगे, आप तो ये चाहोगे कि मार्केट में मूवमेंट आए, बड़े बड़े मूवमेंट आए। डिपेंडिंग ऑन कि आपने कॉल स्प्रेड बनाया है तो आप चाहोगे कि मार्केट में बिग मूवमेंट आए अपवर्ड डायरेक्शन में। अगर आपने मार्केट में पुट बैक स्प्रेड बनाया है तो आप चाहोगे कि मार्केट में बड़े मूवमेंट आए डाउनवर्ड डायरेक्शन में, करेक्ट। तो ये पूरी तरह से वोलाटिलिटी का खेल है। तो अगर वोलाटिलिटी बढ़ती है तो हमें वोलाटिलिटी का बहुत बड़ा रोल देखने को मिलेगा। बैक स्प्रेड आर वोलाटिलिटी पॉजिटिव स्ट्रेटजी। पॉजिटिव क्यों बोला है, क्योंकि वोलाटिलिटी पर डिपेंड कर रही है। जितनी ज्यादा वोलाटिलिटी बढ़ेगी उतना ही बैक स्प्रेड अच्छा माना जाएगा, उतना ही अच्छा वर्क करेगा, राइट। तो इससे बेनिफिट क्या क्या मिलेगा, अगर आईवी अगर इंक्रीज होती है तो बैक स्प्रेड में बेनिफिट मिलते हैं हमें। अगर मार्केट जो है वो जितनी जिस डायरेक्शन में हमारी एक्सपेक्टेशन है उसी डायरेक्शन में अगर एक्सपेंड करता है तो हमें बेनिफिट मिलते हैं। ये जो बैक स्प्रेड आपने बनाए हैं, चाहे कॉल हो या पुट वाले हो, दोनों ही स्ट्रगल करने स्टार्ट कर देंगे अगर वहां पर आईवी में चेंज नहीं आया, आईवी इंक्रीज नहीं हुई। अगर आईवी कोलैप्स कर गई या मैं कहता हूं मार्केट जो है वो बिल्कुल साइडवेज बना रहा, जो आपकी शॉर्ट वाली स्ट्राइक है उसी के आसपास घूमता रहा, तब उस केस में आपको बड़े लॉस होने के चांस रहेंगे, राइट। लिमिटेड होंगे लेकिन बड़े होंगे ऑफ कोर्स। तो इसलिए मैं कहता हूं कि ये जो स्ट्रेटजी है, ये जो स्ट्रक्चर है, ये पूरी तरह से वोलाटिलिटी पर डिपेंड कर रहा है। मार्केट की वोलाटिलिटी बढ़नी चाहिए और वो भी हमारी डायरेक्शन में बढ़नी चाहिए अगर हम नेट डेबिट में हैं तो। क्योंकि नेट डेबिट में अगर आप होगे तो मार्केट इधर जाएगा तब भी लॉस, दोनों स्ट्राइक के बीच में रहा तब भी लॉस, और बिस बाइंग वाली स्ट्राइक से ब्रेक इवन के बीच में तब भी लॉस। ये बात को हमें ध्यान रखना है। लेकिन अगर हम नेट क्रेडिट में हैं तब भी हम ये चाहेंगे कि मार्केट में बड़े मूवमेंट आए, क्योंकि अगर आप नेट क्रेडिट में भी होगे तो आपकी, अगर मान लो मार्केट इस डायरेक्शन में जाता है तब उस केस में एग्जांपल के लिए कहता हूं कि नेट क्रेडिट के इक्वल ही आपका बेनिफिट हुआ। लेकिन आप सिर्फ उतने से बेनिफिट के लिए मार्केट में नहीं आए हो, तो आप चाहोगे कि बड़े मूवमेंट आए जिससे कि जो बाइंग वाले ऑप्शंस हैं वो वर्थलेस एक्सपायर ना हो, उनका कुछ ना कुछ गेन आपको मिले। तो इसलिए पूरी तरह से वोलाटिलिटी पर डिपेंड करने वाली स्ट्रेटजी है। ये क्लियर हुआ आपको? ठीक। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि टाइम के साथ टाइम डिके का बिहेवियर कैसा है इस स्ट्रेटजी में। तो हम चाहते हैं कि
मार्केट में जब हमने बैक स्प्रेड बनाया है तो वहां पर बड़े मूवमेंट तो आए, लेकिन वो जल्दी जल्दी आए। ऐसा ना हो कि हमने आज बनाया है और 10 दिन बाद वहां पर मूवमेंट आने स्टार्ट हो। जब हम बैक स्प्रेड बनाएं तो हम चाहेंगे कि वोलेटिलिटी में तेजी से इंक्रीज हो, टाइम डिके उतना ज्यादा ना हो। तो टाइम डिके से सेलिंग वाली स्ट्राइक पे तो ऑफकोर्स बेनिफिट होगा, बट हमें ज्यादा बेनिफिट किससे है? सेलिंग वाली से नहीं, बाइंग वाली से ज्यादा बेनिफिट होगा। इसीलिए तो हमने उनको बनाया है वहां पर। तो इसलिए हम चाहते हैं कि मूवमेंट आए मार्केट में। तो मूवमेंट आने पर बेशक से सेलिंग वाली स्ट्राइक में लॉस हो रहे होंगे, लेकिन बाइंग वाले दो ऑप्शन है, तो उनमें जो सेलिंग के लॉस है उसको एक बाइंग वाला तो उसको कैंसिल करता रहेगा, लेकिन एक बाइंग वाला ऊपर की तरफ जाता रहेगा, राइट। तो इसलिए हम चाहते हैं कि मार्केट में बड़े मूवमेंट आए और वो जल्दी आए। तो टाइम डिके का ये रोल है, जल्दी जल्दी टाइम स्पेंड ना हो, ठीक है। और जल्दी जल्दी टाइम स्पेंड अगर हो भी रहा है तो जल्दी जल्दी मूवमेंट भी आ रहे हो मार्केट में, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग कहते हैं कि बेसिकली जो थीटा होता है वो स्टार्टिंग में तो न्यूट्रल है या नेगेटिव है स्लाइटली, लेकिन फिर उसके बाद हम चाहते हैं कि वो उतना ही रहे, बहुत तेजी से उसकी वैल्यू, नेगेटिव वैल्यू बढ़ती ना रहे, ठीक है। तो इसलिए ये वोलेटिलिटी को फेवर करने वाला है, मूवमेंट को इंक्रीज करने वाली पूरी तरह से एक ऐसी स्ट्रक्चर आप पढ़ रहे हो जो पूरी तरह से वोलेटिलिटी पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं ग्रीक्स की। वेरी इंपॉर्टेंट वाला कॉन्सेप्ट है ग्रीक। अगर हम चारों ग्रीक्स की बात करें तो पहले डेल्टा की बात करें तो उसमें तो डायरेक्शनल बायस है ही। वाई? बिकॉज वहां पर दो ऑप्शन बाय किए गए हैं, एक सेलिंग की गई है, तो दो ऑप्शन बाय करने पर हम ऑफ कोर्स एक डायरेक्शन की उसमें आ गए कि यहाँ पर ना एक डायरेक्शन होनी चाहिए। अगर आपने कॉल ऑप्शन बाय किए हैं दो, तो अपवर्ड डायरेक्शन में मूवमेंट चाहिए, तो आपका डेल्टा जो है वो डायरेक्शनल बायस हो गया, करेक्ट। दूसरी चीज गामा की बात करें तो गामा पॉजिटिव है। अब यही सबसे अच्छी चीज है बैक स्प्रेड के अंदर कि उसका गामा पॉजिटिव है। गामा पॉजिटिव होने का मतलब ये हो गया कि अगर मार्केट में मूवमेंट आपकी डायरेक्शन में आ गए तो गामा आपके जो बाइंग वाले ऑप्शंस हैं उनकी वैल्यू को, उनके प्रीमियम को एक्सेलरेट कराएगा। तो गामा का रोल बहुत बड़ा है बैक स्प्रेड के अंदर। मूवमेंट आने पर बहुत तेजी से वैल्यू को बढ़ाएगा, जिससे सेलिंग वाली स्ट्राइक के जो लॉस हैं वो ऑफसेट भी हो रहे होंगे, इवन दोनों ऑप्शन भी बहुत तेजी से वैल्यू को गेन कर सकते हैं। ये समझ आया? तो इसलिए यहां पर जो गामा है वो बेनिफिट करेगा मूवमेंट से। एक और पॉजिटिव पॉइंट है, वेगा भी जो है वो पॉजिटिव है इस बैक स्प्रेड के अंदर, चाहे आपका कॉल हो चाहे पुट हो। तो वेगा क्योंकि पॉजिटिव है, तो जब भी वोलेटिलिटी इंक्रीज होगी तो इंक्रीज होने के केस में, वोलेटिलिटी इंक्रीज होने पर वेगा की वैल्यू बढ़ेगी। वेगा जो है वो हर 1% वोलेटिलिटी बढ़ने पर आपके प्रीमियम की वैल्यू को बढ़ाएगा जहां पर आपने बाइंग की है, राइट। तो उस केस में वहां पर जो दो ऑप्शन बाय किए हैं उनमें दोनों में आपको बेनिफिट होना स्टार्ट होगा। तो इसलिए वेगा भी हमारी साइड है, गामा भी हमारी साइड है। जो चीज हमारी साइड नहीं है भी और नहीं भी, मतलब देखो थीटा हमारी साइड है, क्यों? क्योंकि एक सेलिंग है वहां पर, तो वो हमारी साइड माना जाएगा। फिर थीटा हमारे अगेंस्ट भी माना जाएगा क्योंकि दो बाइंग भी हैं वहां पर। अब दो बाइंग हैं तो थीटा उनको हर्ट करेगा, उनकी ऑप्शन के प्रीमियम को, राइट। तो जैसे जैसे टाइम डिके होता रहेगा मेरे जो दो ऑप्शन है बाइंग वाले उनके प्रीमियम डिक्रीज होने लगेंगे। तो थीटा एक तरह से मेरी साइड में भी है और एक तरह से मेरी साइड में नहीं भी है। तो इसीलिए थीटा जो है वो मिक्स्ड है। अब वो टाइम डिपेंडेंट भी है कि कितना टाइम रह गया है एक्सपायरी में, पास कितनी एक्सपायरी पास आ गई है। जितनी पास एक्सपायरी होगी मेरे बाइंग वाले ऑप्शन को उतना ज्यादा थीटा हर्ट करेगा। ये समझ आया आपको? तो ये जो ग्रीक्स है इनकी हेल्प से भी आप इस स्ट्रक्चर को बड़े आसानी से समझ सकते हो कि किस तरह से ये जो ग्रीक्स हैं ये प्रॉफिट या मैं कहूँ मुझे बेनिफिट दे सकते हैं। तो यहाँ पर दो फ्रेंड हमें बहुत ही क्लियर दिखते हैं, गामा, वेगा। गामा ऑफ कोर्स डेल्टा को बढ़ाने वाला, तो डेल्टा भी हमारी वाली साइड में ही रहेगा, बट वो डायरेक्शनल बायस है। क्लियर बात? अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि जो बैक स्प्रेड हैं वो हिस्टोरिकली कब बेटर परफॉर्म करते हैं। हिस्टोरिकल, केवल कंसेप्चुअल सेंस में इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो आंसर है कि जब भी लार्ज प्राइस मूवमेंट आते हैं, जब भी आप लार्ज प्राइस मूवमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हो तब बैक स्प्रेड ऑफ कोर्स अच्छा वर्क करेगा। अब अब तक की जो क्लास है उसमें ये तो समझ में आ गया होगा कि पूरी तरह से वोलेटिलिटी पर डिपेंड करने वाली स्ट्रेटजी है, राइट। तो ये तो आपको बहुत ही क्लियर हो गया कि लार्ज मूवमेंट आएंगे तो ये अच्छा परफॉर्म करेगा। वोलेटिलिटी इज एक्सपेक्टेड टू एक्सपेंड या मार्केट इज नियर द पोटेंशियल इम्बैलेंस। क्या मतलब है इस बात का? जैसे कोई इवेंट होता है
तो मार्केट में इम्बैलेंस आएंगे, यानी वोलाटिलिटी में चेंज आएंगे। मार्केट इम्बैलेंस का मतलब है कि कुछ ऐसा इवेंट, न्यूज, मीटिंग या कुछ ना कुछ ऐसा है जिसकी वजह से मार्केट में कुछ इम्बैलेंस आएंगे और फिर वहां पर बैक स्प्रेड बनाने पर, वोलाटिलिटी में चेंज आने पर वहां से कुछ बेनिफिट्स हो सकते हैं, राइट। तो उसी केस में ये बेटर परफॉर्म करेगी जहां पर कुछ ऐसा सिनारियो बन रहा हो जहां वोलाटिलिटी बहुत तेजी से चेंज होने वाली है, ठीक है। अब सवाल है कि बैक स्प्रेड स्ट्रगल कब करेगा, तो आंसर है इन सारी सिचुएशन के अपोजिट, जहां पर वो बेटर परफॉर्म करता है उसके अपोजिट जो भी सिचुएशंस होंगी उसमें स्ट्रगल करेगा। जैसे एग्जांपल के लिए मार्केट स्टे साइडवेज, अगर मान लो मार्केट साइडवेज रहा तो आपकी सेलिंग वाली जो स्ट्राइक है वहां तो आपको बेनिफिट हो रहे होंगे, राइट, वो तो ठीक है। बट जो बाइंग वाली है उनकी वैल्यू घट रही होगी, तो अब क्या होगा कि अगर आप नेट डेबिट में हो तो आपका लॉस हो जाएगा। अगर नेट क्रेडिट में हो तो वो एक अलग बात है, बट अगर आप नेट डेबिट में अगर आपने ये बनाया है स्ट्रक्चर तो आपको नेट लॉस हो जाएगा। फिर इसके बाद बात करते हैं कि वोलाटिलिटी कंप्रेसेस। अगर वोलाटिलिटी कंप्रेस हो गई, यानी कि सपोज करिए आपने कभी ये स्ट्रक्चर बनाया और उस स्ट्रक्चर के बाद, बनाने के बाद वोलाटिलिटी आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हाई होगी, बल्कि उसकी अपोजिट चली गई और लो हो गई, तो उस केस में क्या होगा, तो आंसर आपको लॉस हो जाएगा अगर आप नेट डेबिट में थे। फिर इसके बाद प्राइस स्टे नियर द शॉर्ट स्ट्राइक। अगेन वही कि अगर साइडवेज रहेगा तो वो अपनी जो जहां पर सेलिंग की थी उसके आसपास ही रहेगा, तो नेट डेबिट होने के केस में क्या होगा, यहाँ पर भी लॉस, यहाँ पर भी लॉस और बाइंग के बाद भी लॉस। तो अब क्योंकि मार्केट यहाँ पर है तो ये सारी पूरी लॉस वाली वैली है, इसको पूरा लॉस वाला एरिया, लॉस वाला जोन कहते हैं, ठीक है। हमारी जो सेलिंग वाली स्ट्राइक है उसके आसपास का सारा एरिया कैसा होता है, लॉस वाला, राइट। इसलिए डेबिट के केस में बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि वोलाटिलिटी बढ़नी ही चाहिए, तो आपका एनालिसिस बहुत अच्छा होना चाहिए। ये मार्केट में कुछ चीज़ें हैं जब ये वर्क नहीं करता है। अब कुछ और इम्पोर्टेंट बातें जो बैक स्प्रेड के बारे में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं कुछ बिगनर्स को, कौन कौन सी हैं। पहली चीज़ तो ये कि बैक स्प्रेड जो है वो रिस्क फ्री नहीं होता है, इस बात को ध्यान रखना। ये मिसअंडरस्टैंडिंग है कि वो रिस्क फ्री है, नो, ये रिस्क फ्री नहीं है। वाई? बिकॉज जो आपकी सेलिंग वाली स्ट्राइक है वहां पर चाहे आपकी नेट कॉस्ट जीरो क्यों ना हो रही हो, तब भी आपका यहां पर भी लॉस और यहां पर भी लॉस रहेगा, राइट। फिर इसके बाद अनलिमिटेड प्रॉफिट का मतलब नो रिस्क का नहीं होता। अगर आप ऐसा मत सोचना कि किसी की स्ट्रेटेजी में जैसे बैक स्प्रेड में अनलिमिटेड प्रॉफिट होने के चांस रहते हैं, लेकिन वो चांस हैं, लेकिन इस बात का मतलब ये नहीं है कि वहां पर रिस्क नहीं है। वहां पर यहाँ कई सारे लॉस का जो जोन है वो बड़ा जोन है। वोलाटिलिटी एक्सपेंड करने पर ही वहां पर कुछ प्रॉफिट के पोटेंशियल बन रहे हैं, अदरवाइज वहां पर लॉस के जोन भी देखने को मिलेंगे, राइट। फिर इसके बाद डायरेक्शन इज गारंटेड, नो। ऑफ कोर्स आपका जो एनालिसिस है उससे कोई गारंटी नहीं है कि मार्केट की डायरेक्शन को आप प्रेडिक्ट कर पाओगे, राइट। तो इसलिए हम कहते हैं कि आपका एनालिसिस रॉन्ग भी जा सकता है, तो आपको हमेशा अपना रिस्क को मैनेज करके रखना चाहिए। फिर इसके बाद वर्क इन ऑल मार्केट, नो, हमेशा काम नहीं करेगा। जब वॉलेटिलिटी इंक्रीज होने के चांस होंगे तो केवल तभी वर्क करेगा। तो ये कुछ कॉमन मिसअंडरस्टैंडिंग है जिनको आपको ध्यान में रखना है और इनको दूर भी करना है। ओके, तो उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और आप समझ पाए होंगे कि कॉल बैक स्प्रेड और पुट बैक स्प्रेड में वॉलेटिलिटी का कितना बड़ा रोल होता है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई और आपको लगता है कि वीडियो हेल्पफुल है तो प्लीज़ इसको शेयर जरूर करना। अगर आप इस वीडियो से इस स्ट्रक्चर के या किसी भी स्ट्रक्चर के एडवांस कॉन्सेप्ट को समझना चाहते हैं तो आप डाउनलोड कर सकते हैं जीएस क्लासेस ऐप, जो कि प्ले स्टोर पर अवेलेबल है और ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी गिवन है, जहां पर हम एजुकेशनल वे में पूरी तरह से प्योरली कंसेप्चुअल एग्जाम्पल के साथ समझ सकते हैं कि एडवांस कॉन्सेप्ट किस तरह से वर्क करते हैं मार्केट में। तो उम्मीद कर रहा हूं कि वीडियो हेल्पफुल रही होगी और आप इसे शेयर जरूर करेंगे। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।